मौजूदा केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बीजेपी प्रदेश प्रमुख का पदभार संभाल लिया है और करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने किशन रेड्डी को कार्यभार सौंपा। यह चौथी बार है कि जब किशन रेड्डी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आज पूर्व निर्धारित शुभ मुहूर्त पर सुबह 11:45 उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। राज्य चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुंग, राष्ट्रीय कार्यकारी और समिति के सदस्य विवेक वेंकट स्वामी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DK अरुणा, भाजपा नेता मुरलीधर राव, इटेला राजेंद्र, विधायक रघुनंदन राव, सांसद अरविंद, पूर्व सांसद विजय शांति और अन्य लोग भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले किशन रेड्डी ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ सुबह 7:30 भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बाद में सुबह 8:30 किशन रेड्डी ने अंबरपेट में ज्योतिराव फुले की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। मालूम हो कि कुछ दिन पहले ही करीमनगर के सांसद बंडी संजय को छोड़कर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की कमान केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को सौंपी गई थी। सरकार ने पहला आपातकालीन अलर्ट जारी किया है क्योंकि ऊपरी गोदावरी नदी बेसिन में भारी बारिश के कारण भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को तत्काल कदम उठाने के लिए कई आदेश जारी करे हैं। पुलिस और संबंधित विभागों सहित सरकारी मशीनरी को सतर्क करने और तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी। भद्राचलम में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को युद्ध स्तर पर राहत उपाय करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। सीएम ने कहा कि पिछली बाढ़ के दौरान काम करने वाले अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। सीएम के दुरिशेट्टी अनुदीप, जो वर्तमान में हैदराबाद के कलेक्टर के रूप में कार्यरत है, को तुरंत भद्राचलम जाने और वहां की स्थिति के आधार पर राहत उपाय करने के लिए तैयार करने को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बारिश और बाढ़ राहत उपायों के लिए राज्य सचिवालय के साथ साथ कलेक्ट्रेट और MMARO कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करे हैं। सीएम ने राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर और NDRF की टुकड़ियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया। केसीआर के आदेश के अनुसार अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर, नियंत्रण कक्ष और संबंधित राहत कार्यों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करी है और भद्राचलम में राहत कार्यों के लिए तैयारी करी। सीएम ने राजस्व, पंचायत राज, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन जैसे अन्य विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने और समन्वय बनाकर इसी संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएम को समय समय पर स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई। सीएम केसीआर ने साफ किया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हैदराबाद में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश को देखते हुए मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लोगों को कोई परेशानी न हो। मंत्री तलसानी ने शहर की मौजूदा स्थिति पर GHMC आयुक्त रोनाल्ड रोज के निर्देशन में अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस करी और बारिश के कारण हुसैन सागर में ऊपर से भारी बाढ़ का पानी आएगा। अधिकारियों को समय समय पर जलस्तर की निगरानी करने के आदेश दिया है। हुसैन सागर से पानी नीचे की ओर बह रहा है, इसलिए अंदरूनी इलाकों के लोगों को सतर्क करने की सलाह दी गई है। वे लोगों से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना है और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। चूंकि अभी 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना है, इसलिए सभी स्तर के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश से सतर्क तेलंगाना सरकार ने कल स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी। हालांकि घोषणा के समय पर आपत्तियां उठाई गई। स्कूल कॉलेज जाने के बाद सभी को छुट्टी पर जाने की घोषणा पर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। भारी बारिश के दौरान स्कूलों में की गई घोषणाओं का अभिभावक विरोध कर रहे हैं। वरंगल से एल श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति ने इसी संबंध में सीधे शिक्षा मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी को फोन किया। उन्होंने सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद छुट्टियां घोषित करने के प्रभाव पर सवाल उठाया। इसी के जवाब में मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि हर दिन की तरह सिर्फ बूंदाबांदी होगी, लेकिन जैसे ही बारिश बढ़ी उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर के आदेश पर छुट्टियों की घोषणा कर दी। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन, उत्तर पूर्वी राज्य विकास विभाग मंत्री किशन रेड्डी ने भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के अवसर पर आज सुबह हैदराबाद के चारमीनार में श्री भाग्यलक्ष्मी माता मंदिर में देवी मां के दर्शन करे हैं।
बाद में किशन रेड्डी ने अंबरपेट में ज्योतिराव फुले की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। बाशिरबाग की श्री कनकदुर्गा माता के दर्शन किए और टैंकबर्ड में भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करी और फिर गन पार्क पहुंचे। विधानसभा के सामने किशन रेड्डी शहीद स्तूप के सीधे हैदराबाद स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इसी मौके पर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश मामलों की प्रभारी तरुण चुंग, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य विवेक वेंकट स्वामी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी के अरुणा, भाजपा नेता मुरलीधर राव, इटेला राजेंद्र, विधायक रघुनंदन राव, सांसद अरविंद, पूर्व सांसद विजय शांति मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अन्य नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम की आलोचना करी कि राज्य भर में गरीबों को घर मुहैया कराने का वादा तो जैसे भुला दिया गया है। इटेला इस बात से नाराज है कि इस बारे में कहीं कोई पूछताछ नहीं की जा रही और उन्होंने गरीबों के लिए शीघ्र आवास निर्माण करने की मांग करी है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में भाग लेने का आह्वान किया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से राज्य में भारी बारिश हो रही है और नदी नाले नदियां उफान पर हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हैदराबाद शहर और राज्य के सभी निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को बाढ़ के पानी से काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से तुरंत प्रतिक्रिया देने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कार्रवाई करने और उन लोगों के साथ खड़े होने का आह्वान किया जो गंभीर स्थिति में है, जहां वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं और अपने बच्चों को दूध और भोजन भी नहीं दे सकते हैं। भारी बारिश के मद्देनजर जेएचएमसी अधिकारियों ने सिकंदराबाद में जर्जर इमारतों को नोटिस जारी किया। उत्तर मंडल टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने जर्जर इमारतों की पहचान करने और उन्हें तुरंत खाली करने के आदेश जारी किए हैं। नष्ट हुए मकानों की इमारतों में रहने वाले और वहां चले गए लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। जेएचएमसी अधिकारी भारी बारिश की पृष्ठभूमि में पुराने इमारतों के ढहने के खतरे के कारण जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए निवारक उपाय कर रहे हैं। बारिश मकानों के निरीक्षण कर उन्हें नोटिस दिए गए। लगातार बारिश से शहर का हुसैन सागर लबालब हो गया और हुसैन सागर का पूर्ण जलस्तर 513.41 मीटर है और वर्तमान में जलस्तर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। जेएचएमसी अधिकारियों ने कहा कि आज सुबह 8 बजे जलस्तर 513.61 मीटर था। बताया जा रहा है कि निचले इलाकों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों स्थानीय लोगों को सतर्क कर रहे हैं। निचले इलाकों के लोगों को हमेशा चिंता सताती रहती है कि क्या होगा। निजामाबाद शहर के भूमरेड्डी कन्वेंशन सेंटर में जॉब मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी कलवंतकुंतला, कविता, विधायक गणेश गुप्ता और बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया। इसी महीने निजामाबाद में एक आईटी हब के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में एक जॉब मेले के आयोजन किया गया था। कार्यक्रम भूमरेड्डी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। एमएलसी कविता ने छात्रों और उम्मीदवारों के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रमा की विस्तृत खोज के लिए लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने समय पर पेलोड को प्रज्वलित करने के बाद चौथी बार कक्षीय परिवर्तन प्रक्रिया को अंजाम दिया। घोषणा की गई है कि अगली कक्षा विनिमय प्रक्रिया 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच होगी। वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रयान 3 सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। पता चला है कि लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। सीबीआई ने कहा है कि वाईसीपी सांसद अविनाश रेड्डी और उनके पिता भास्कर रेड्डी ने पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची थी।
यह बात सीबीआई ने कोर्ट में सौंपी गई चार्जशीट में कही है। कोर्ट ने हत्या की साजिश और सबूत मिटाने के बारे में बताया। गूगल टेकआउट, फोन लोकेशन डेटा और तस्वीरें अदालत में जमा कर रही है और उन्होंने कहा है कि विवेक हत्याकांड की जांच चल रही है। हालांकि पीए कृष्ण रेड्डी के खिलाफ संदेश था लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि हालांकि मनोहर रेड्डी सबूतों को नष्ट करने के समय मौजूद थे लेकिन उनकी संलिप्तता स्थापित नहीं की जा सकती। सीबीआई ने कहा कि वे उन लोगों के विवरण एकत्र कर रहे हैं जो घर पर वाईफाई राउटर से जुड़े हुए हैं और अधिकारियों से विवरण प्रदान करने के लिए कहा है। विवेका के लिखे पत्र पर निर्णय की हाइड्रेंटिस की रिपोर्ट आनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि कई मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट त्रिवेंद्रम सिंड्रोक से आनी है। हैदराबाद मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर एक अहम जानकारी दी है। निम्न दबाव का क्षेत्र जो कल उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट पर मौजूद था, आज भी उत्तर पश्चिमी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के ऊपर जारी है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने तेलुगु राज्य के साथ साथ ओडिशा में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी करी है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भी भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेलुगु राज्य में भारी बारिश की भविष्यवाणी करी और बताया कि इस महीने की 25 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना है। आज उत्तरी तेलंगाना जिलों में बारिश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और तेलंगाना राज्य में आज तेज हवाओं के साथ गरज व बिजली गिरने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। यदाद्री भुवनगिरी जिले के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण मूसी नदी ऊंचे स्तर पर बह रही है। इसी के चलते यदाद्री भुवनगिरी जिले के कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया है। यदाद्री भुवनगिरी जिले के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण मूसी नदी ऊंचे स्तर पर बह रही है। इसी के चलते यदाद्री भुवनगिरी जिले के कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया है। राजधानी में पूरे जुलाई माह में जो बारिश होनी थी वह 24 घंटे में ही हो गई। बुधवार रात से गुरुवार शाम 6 बजे तक शहर के कुछ हिस्सों में 178.3 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। हैदराबाद की मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 1991 से 1920 तक 30 वर्षों में जुलाई के महीने में औसत वर्षा 162 मिलीमीटर है। दरअसल मौसम विभाग की गणना के अनुसार सुबह 8:30 बजे से पहले भी बारिश को अगले दिन के रूप में गिना जाता है। इसके मुताबिक बुधवार से सबसे ज़्यादा बारिश मियाँपुर में ही 78.3 मिलीमीटर हुई। रात 10 बजे तक 20 मिलीमीटर बारिश हुई तो बस बाकी आधी रात के बाद सुबह होने तक जमकर बारिश हुई। गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक झमाझम बारिश हुई है। अकेले मियाँपुर में अधिकतम 99.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जुलाई माह में सबसे अधिक बारिश 11 साल पहले 2012 में 115.1 मिलीमीटर हुई थी। इसके बाद बुधवार को एक दिन का उच्चतम रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो का काम शुरू हो गया है। 5.5 किलोमीटर की इस मेट्रो लाइन पर 5 स्टेशन होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड HMRL के प्रबंध निदेशक NVS रेड्डी द्वारा इसी विकास कार्य के बारे में क्या जानकारी दी गई, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिलने के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल के रुके हुए कार्य को शुरू किया गया है। MGBS से फलनुमा के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन मार्ग में दारुल शिफा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, अलीजा कोटला, मीर मेमिन दायरा, हरिभौली, शाह अली भंडा, शमशिरागंज और अलियाबाद आएंगे। MGBS से फलनुमा के बीच सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, शाह अली भंडा, शमशिरागंज और फलकनुमा स्टेशन होंगे। हालांकि सालारगंज और चार मीनार के बीच की दूरी 500 मीटर है। सालार जंग संग्रहालय और चार मीनार स्टेशनों के नाम हैदराबाद शहर के ऐतिहासिक और गौरव को दर्शाते हैं। इस मार्ग में 21 मस्जिद, 12 मंदिर, 12 आशुर खान, 33 दरगाह, 7 कब्रिस्तान, 6 छिल्ला और 103 धार्मिक व संवेदनशील संरचनाएं हैं। वक्रता का समायोजना, वायाडक्ट और ऊंचाई, मेट्रो स्तंभ स्थानों का उपयुक्त परिवर्तन के अलावा धार्मिक और संवेदनशील संरचनाओं का बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही CM KCR और मंत्री KTR के निर्देश के अनुसार 4 धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए मेट्रो रेल निर्माण में सुधार किया जाएगा। धार्मिक और संवेदनशील संरचनाओं को बचाने के लिए सड़क विस्तारीकरण को 80 फीट तक सीमित रखा जाएगा।
पुराने शहर के स्टेशन स्थानों पर सड़क को 120 फीट चौड़ा रखा जाएगा। इस परियोजना में 1000 से अधिक परिसंपत्तियां प्रभावित होंगी। इसके चलते प्रभावित संपत्तियों के लिए अलग अलग रेखा चित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसके तैयार होते ही भूमि अधिग्रहण नोटिस भी दिया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना ने कई तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय पूरी परियोजना की लागत 14,000 करोड़ रुपए की आंकी गई थी, मगर कोविड लॉकडाउन के समय 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। कोविड के दौरान मेट्रो रेल को काफ़ी घाटा हुआ है। इस समय काफ़ी सुधार हुआ है। हर दिन 5 लाख लोग मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। वैसे तो विश्व में संचालित 200 से अधिक मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण सरकारी धन से किया गया, लेकिन हैदराबाद मेट्रो का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत L&T कंपनी द्वारा किया गया। हैदराबाद शहर को विश्व स्तरीय शहर का स्वरूप प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब तक 2 कॉरिडोर पूरे हो चुके हैं और तीसरा कॉरिडोर अधूरा है। MGBS के फलुकनामा तक मेट्रो रेल शुरू होते ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ मेट्रो रेल को लाभ ही लाभ होने की संभावना है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मेट्रो का कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री केसीआर ने लकड़ी का पुल से BHL के विस्तारीकरण प्रस्ताव केंद्र सरकार को पास मंजूरी के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री ने हयातनगर से पटानचेरू तक मेट्रो विस्तारीकरण की भी घोषणा की। तेलंगाना में प्राइवेट गनमैन की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। पिछले काफी समय से निजी सुरक्षा गार्ड और निजी गनमैन का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हाल ही में चिकोटी प्रकरण मामला सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस विभाग में निजी गनमैन की भूमिका पर गहन चर्चा होगी। तेलंगाना सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और तांडूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। हम सभी जानते हैं कि तमाम सुरक्षा प्राप्त रोहित रेड्डी ने कैसे सुरक्षा का दुरुपयोग किया है। यह खबर तेलंगाना पुलिस विभाग के साथ साथ तेलंगाना सरकार में भी चर्चा का विषय बन गई है। वाई श्रेणी खुलेआम फोटोशूट के लिए सुरक्षा का दुरुपयोग करने लगी है। फोटोशूट के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा का दुरुपयोग करने के लिए पायलट की सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई थी। रोहित रेड्डी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनका जवाब प्रभावी नहीं लगा। एक तरफ जहां पायलट रोहित रेड्डी का मामला भुला दिया गया, वहीं दूसरी तरफ लाल दरवाजा बोनालू के पास सबसे विवादित चिकोटी प्रवीण के हंगामे ने एक बार फिर याद दिलाया कि गनमैन व्यवस्था किस तरह की स्थिति में है। चिकोटी प्रवीण जो देवी माता के दर्शन करने गए थे, उसने अपने 3 निजी गनमैन के साथ प्रवेश करने की कोशिश की। वहां तैयार हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने प्रवीण और उसके पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड को भी रोक लिया। उस समय हैदराबाद टास्क फोर्स के अधिकारियों ने जिनके पास हथियार पाए गए तुरंत तीनों को हिरासत में ले लिया और उनकी पूछताछ की। हालांकि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से तीनों के पास हथियार जब्त कर दिए और उनकी जाँच की। इसके अलावा चिकोटी प्रवीण गनमैन का मामला भी सामने आया। हैदराबाद पुलिस ने हथियारों से संबंधित लाइसेंस वैध नहीं पाए जाने के बाद पूर्व सैनिकों, पूर्व CPRF कांस्टेबलों और निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। हालांकि इन तीनों ने कहा कि वे उन लोगों की सुरक्षा के लिए अन्य उद्देश्यों के लिए हथियार अपने साथ लाए थे जो जनता के लिए खतरा है। पुलिस ने उनके पास मौजूद लाइसेंस के बारे में संदेह व्यक्त किया। इसका मतलब है कि उनके पास जो लाइसेंस है वे सही नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ धोखाधड़ी और सर्जरी जॉब के तहत मामला दर्ज किए गए। यह आलोचना गनमैन का इस्तेमाल जनता में दिखावे के लिए और समाज में नाम कमाने के लिए किया जाता है, हमेशा ऊपर रही है। अब ताज़ा चिकोटी मामला भी वैसा ही हो गया है। उसकी सुरक्षा के खतरे के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वह 3 निजी गनमैन के साथ जहां भी जाता है हंगामा मचा रहा है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने प्राइवेट गनमैनों के मामलों को गंभीरता से लिया।